Hello students. So today we are starting with a new subject, that is political science. Till last standard we have learned a subject called civics, and in that subject we understood how Indian constitution, Indian political system or the government structure works. Okay. And in this subject, so the subject called the political science, we are going to understand how India manages its relations with other different foreign countries. Okay, and along with that we are also going to understand what major issues are being faced by the country India globally. ओके, सो ग्लोबली इंडिया को कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, अलॉन्ग विथ हाउ इंडिया इज़ मैनेजिंग इट्स रिलेशन विथ अदर फॉरेन कंट्रीज, ये जानने के लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं. Okay, so we as a person are dependent on many different individuals or many different institution for many different reasons. ठीक है ना, हम लोग कोई ना कोई कारण की वजह से बहुत सारे different institution पे dependent है. फॉर एग्जांपल हम लोग स्टडीज़ के लिए schools और private coaching classes पे dependent है. Okay, so as these things implies to an individual or a society, this same thing implies to a nation itself. ठीक है ना, जैसे ही एक इंडिविजुअल किसी पर डिपेंडेंट है फॉर मैनी डिफरेंट रीजन, वैसे ही एक नेशन भी किसी नेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, एंड इट कैन बी फॉर एनी डिफरेंट रीजन. Okay, so therefore there are many independent nation in the world who are dependent on different nation for many different purposes. ओके, एंड उसकी जब उन लोग डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, तो एक्सचेंजेस और इंटरेक्शन वो दो कंट्री के बीच में हमेशा कॉन्स्टेंटली चलते ही रहता है. फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड हमेशा चलते ही रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनके बीच में कम्युनिकेशन चलते हैं. कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका विजिट करते हैं, तो कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करते हैं. ओके, सो हम लोग ने ये देखा ही है कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड कैसे होते हैं. ओके, दिस इंडिपेंडेंट स्टेट्स आल्सो एंटर इनटू ट्रीटीज विथ ईच अदर. सो वेन एवर ट्रीटीज मीन्स होता है एग्रीमेंट, वेन एवर अ नेशन एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट विथ अदर नेशन, तो ये दोनों कंट्री के रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू साइन अ ट्रीटी और टू साइन अ अग्रीमेंट. ओके, द सिस्टम ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल सिस्टम. व्हेन टू नेशन कम्स इनटू टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रीटी और टू साइन अ एग्रीमेंट, it is called as international system, means a two nation is involved. Okay, so by this we are going to understand some of the feature of the international system, or we are going to understand how this international system or the international relations between different nation works. हम लोग इसके बारे में और जानने वाले इस चैप्टर में. ओके, so the first point that we are going to talk about is interdependence. Interdependence मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना. So when we talk about global, हम लोग ग्लोब के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स एवरी नेशन इन दिस वर्ल्ड इन ऑन द प्लैनेट अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंट्री. ओके, फॉर सम रीज़न और अदर, कोई ना तो कोई रीज़न की वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ही रहती है. इवन इफ वी टॉक अबाउट अ सुपर कंट्री, इवन इफ वी टॉक अबाउट अ प्रॉस्परस और अ डेवलप नेशन, इट इज़ नेवर सेड दैट दे आर सेल्फ सफिशिएंट. हम लोग अगर अमेरिका की बात करें, जो कि एक वर्ल्ड में सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो भी दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे नेशन से डील करती है, दूसरे नेशन के साथ ट्रेड करती है, कुछ ना तो कुछ इम्पोर्ट करवाती ही रहती है, बिकॉज अ कंट्री कैन नॉट बी अ सेल्फ सफिशिएंट. सब अपने देश के अंदर ही वो उगा नहीं सकते, डेवलप नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं बना सकते. इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर नेशन. ठीक है ना, देयरफॉर बिग नेशंस लाइक अमेरिका और रशिया हैव टू डिपेंडेंट ऑन अदर बिग और स्मॉल नेशन. ठीक है ना, और इसी के साथ ही साथ इंटरडिपेंडेंस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. इसीलिए जब एवरी नेशन इज डिपेंडेंट ऑन ईच और अनदर सिस्टम एंड नो कंट्री कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, तो जब इंटरडिपेंडेंस की बात आती है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. So next we talk about international relations through foreign policy. So every nation in this world, ठीक है ना, अर्थ की बात करेंगे तो every nation in this world manages its internal affair on its own. तो जो भी फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंडर जो भी डिसीजन लेने के, वो इंडियन गवर्नमेंट खुद लेती है डिसीजन. किसी और कंट्री से पूछ के या सलाह मशवरा करके, विदाउट द परमिशन ऑफ टेकिंग ऑफ डिफरेंट कंट्री, ऐसा नहीं होता है. किसी और कंट्री के डिसीजन लेके वो इंडिया अपने डिसीजन नहीं लेती है. ओके, तो इंटरनल डीलिंग्स खुद ही अपने नेशन करते हैं, बट व्हेन इट मैनेजेस इट्स रिलेशन विद अदर नेशन, ठीक है ना, हाउ अ कंट्री और अ नेशन मैनेजेस इट्स रिलेशन विद अदर फॉरेन कंट्री, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन पॉलिसी. सो हाउ इंडिया मैनेजेस इट्स फॉरेन पॉलिसी और हाउ इंडिया मैनेजेस इट्स रिलेशन विद डिफरेंट नेशन इन द वर्ल्ड, ये हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. तो हम लोग ये चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, ये चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर द हैपनिंग और एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ओके, so before starting with the story of the world war, let's understand the background of the world war. Okay, so
20th century, when we talk about the 20th century, the century in which the world witnessed the two world wars, before that the world has already seen or witnessed many different events and development. Okay, and we need to go back to the history in order to understand today's world. मतलब आज का ज़माना हम लोग कैसे जी रहे हैं, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से आज हमारा जीवन इस तरह से चल रहा है. ओके, एंड वी नो दैट इन द लास्ट सेंचुरी टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट. ओके, और इसकी वजह से वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे मेजर डेवलपमेंट आए थे जिनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे आज भी पड़ रहा है. ओके, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग और पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग द वर्ल्ड इन अ न्यू और अ डिफरेंट वे. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड in this world war. Okay, so let's talk about the first world war. This first world war was fought between the year 1914 to year 1918 and major of the European nations were involved in the first world war. ठीक है ना, जो भी nations involved थे, अमेरिका और रशिया को छोड़ के, एक्चुअली रशिया को भी यूरोप में ही गिन सकते, तो अमेरिका को छोड़ के many of the nations that were involved in the first world war was European nation, and those nations which did not participate in this first world war, मतलब जो नेशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, वो उनको भी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था. मीन्स एवरी नेशन दैट फॉट इन दिस वर्ल्ड वॉर फेस्ड अ ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज ऑफ प्रॉपर्टी. मीन्स एटलीस्ट इट इज सेड दैट एटलीस्ट 3 million people were dead in this first world war and lakhs of crores of worth of public property were destroyed, and those nations which did not even participate in this war were impacted by the war. मीन्स उनको भी लॉस के बहुत सारे फेस करने पड़े थे. एंड दोज नेशन विच इमर्ज्ड एज विक्टोरियस, जो नेशन जीती थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उनको भी इकोनॉमीज में बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े. मतलब कंगाल हो गए थे जीतने के बाद भी. जो वॉर हारे वो तो अलग ही, वो तो बुरी तरह से कंगाल हुए, पर जो वॉर जीते थे वो भी कंगाल हो गए थे. ठीक है ना. सो आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनी नेशंस कम टुगेदर एंड गिव अ थॉट. ठीक है ना, उन्होंने सोचा कि देयर इज़ अ नीड to find or to develop an organization which can handle or which can solve the major international disputes. मतलब जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें फॉर्म करने की ज़रूरत है जो मेजर ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट को खुद से ही सॉल्व करते हैं, ताकि आगे जाके इन फ्यूचर देयर इज़ नो नीड फॉर अनदर सच वॉर. ठीक है ना, ऐसे वर्ल्ड वॉर की फ्यूचर में हमें ज़रूरत ही ना हो. इस तरह से हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है. So therefore all the nation decided to form an organization with a name called League of Nation. ठीक है ना, and this League of Nation become an important platform in solving or in uh, 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 reducing the disputes or solving the international disputes among many different nations. ठीक है ना, तो बहुत सारे नेशन, अगर दो नेशन के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम चालू है तो वो अपने प्रॉब्लम लीग्स ऑफ नेशन में जाके सॉल्व कर सकते थे. ठीक है ना, एंड इट वाज सेड दैट लीग ऑफ नेशन अंडरस्टूड दैट देयर इज need to avoid such situation in which another world war can happen. Okay, so after the first world war there were many changes that were going on or that were taking place in Europe as well as outside Europe. Okay, for example empires that were established in Europe were collapsing. For example जो एक Ottoman empire करके एक एम्पायर था, मेजरली इट कंसिस्टेड ऑफ कंट्री लाइक टर्की के कंट्री को ऑटोमन एम्पायर कहते थे. तो ये कोलैप्स हो गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, और इसमें से एक ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था और इसमें से बहुत सारे नए नेशन का फॉर्म हो गए. फॉर एग्जांपल अल्बेनिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया नहीं सॉरी, तो ये सब नेशंस नए नए इसमें से फॉर्म होने लग गए. ओके, एंड मैनी यूरोपियन नेशंस विच वर हैविंग कॉलोनीज इन अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस स्टार्टेड डीकोलोनाइजिंग. मतलब जो भी कंट्री, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्री के बहुत सारे कॉलोनीज थे एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में. तो ये सारे कॉलोनीज उनके डीकोलोनाइज, मतलब उन्होंने जिन पे भी कॉलोनी अपनी बनाई रखी थी, मतलब जिस पे भी अपने हुकुम जुल्म करते थे, उनको वो इंडिपेंडेंस देने लगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली तो कंगाल हो गए थे. उनके पास अभी ये कॉलोनी अपना रूल जमाने के लिए तो पैसे, इकोनॉमी के बहुत सारे प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे. ओके, दिस मूवमेंट चैलेंज द हेजिमनी ऑफ द यूरोपियन नेशन. द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेजिमनी इज लीडरशिप, डोमिनेंस. ठीक है ना, तो जो भी कंट्री डोमिनेंट कर रही थी, यूरोपियन कंट्री डोमिनेंस कर रही थी अफ्रीकन और नेशन कंट्री पे, अब उनको प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ गई थी. Okay, therefore League of Nation was established after the First World War to maintain the peace around the world, around the globe. On autocratic regimes came up in Germany. Autocratic मतलब इंडिविजुअल लीडर जिनके हाथ में पूरी पावर है. ठीक है ना, ऐसे लीडर्स, ऐसे ऑटोक्रेटिक रेजिम्स, ऐसे रेंज चालू हो गए थे इन द जर्मनी. जैसे कि जर्मनी में ऑटोक्रेटिक रेजिम्स किसका आए थे? अडोल्फ हिटलर का. ओके, इटली में मुसोलिनी का.
ओके, स्पेन एंड अदर कंट्री, तो ऑटोक्रेटिक रूलर्स चालू हो गए थे मैनी डिफरेंट यूरोपियन नेशन में, एंड ऑल द डेवलपमेंट, दिस ऑल डेवलपमेंट जो कि हम लोग ने पढ़ा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, जैसे कि लीग ऑफ नेशन उन्होंने डेवलप किया, यूरोपियन नेशन डीकोलोनाइज कर रही थी, बहुत सारे एम्पायर कोलैप्स हो गए, न्यू नेशन फॉर्म के, सो ऑल दिस कल्मिनेटेड, कल्मिनेट मतलब ये सभी मिलकर आगे जाके रीजन बने फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, so let's talk about the Second World War, which was one of the major events that took place in the 20th century in the world. So the Second World War was fought between many different nations from the year beginning in the 1939 to the year ending on 1945. Okay, and it proved, the Second World War proved to be far more destructive than the First World War as compared to the First World War. Okay, जितना First World War में नुकसान हुआ उससे ज़्यादा नुकसान Second World War में हुआ, बिकॉज लीग ऑफ नेशन टर्न आउट टू बी फ्यूटाइल, मतलब वेस्ट हो गया लीग ऑफ नेशंस बनाने का. क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आगे जाके वर्ल्ड में और कैसी वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस ना हो, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया. सो नॉट ओनली इट वॉज फार मोर वाइड स्प्रेड, मतलब जितना वर्ल्ड वॉर 1 में एरिया कवर था उससे ज़्यादा एरिया वर्ल्ड वॉर 2 ने कवर किया था. मतलब वर्ल्ड वॉर 1 तो सिर्फ यूरोप में ही फाइट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 तो एशिया और अमेरिकन नेशन में भी फाइट हो गए थे. ओके, so World War II was widespread, far more widespread as compared to World War One, and far more advanced technology were used in the World War II. ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में तो एरोप्लेन, सबमरीन्स, मशीन गन्स ये सब यूज़ होने लग गए थे. कंट्रीज विच टूक पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर 2, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वंस अगेन फेस द इकोनॉमिक क्राइसिस. मतलब जो भी कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज वेल एज जो भी कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं भी किया था, वो सब कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब कंगाल हो गए थे, पैसे की कमी होने लग गई थी सब कंट्री के पास, क्योंकि उन्होंने तो सारे पैसे अपने वॉर पे ही यूज़ कर दिए थे. ठीक है ना, तो ये था एक छोटा सा पॉइंट अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नाउ वी विल लुक एट द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर. सो देयर वर टू पार्टीज दैट वर इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वाज अलाइड पावर्स, मतलब जो कंट्रीज जीत गए थे उनको अलाइड पावर का नाम दिया था. एंड सेकेंड वाज एक्सिस पावर, जो कंट्री हार गई, जर्मनी, जापान एंड इटली, ये तीन थे एक्सिस पावर, ये कंट्री हार चुकी थी. सो इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है ना, मेजर रोल अमेरिका का ही था, बिकॉज इट हैड ऑलरेडी मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन, एंड द वर्ल्ड वॉर एंडेड by dropping 2 nuclear weapon at Hiroshima and Nagasaki by America on Japan. ठीक है ना, सो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा एंड नागासाकी रिस्पेक्टिवली पे अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके. एंड विद दिस, जब न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके उसी के साथ 9 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया. एंड Germany defeated in Europe and Japan was defeated easily in Asia. Okay, तो इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़त्म हुआ. एंड अमॉन्ग मैनी इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज वन ऑफ द कोल्ड वॉर. तो कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर वाज अ वॉर दैट, इसको तो हम लोग आगे पढ़ते हैं. कोल्ड वॉर वाज वॉर विच टुक प्लेस बिटवीन द ईयर 1945 टू 1991. ठीक है ना, तो कोल्ड वॉर बहुत ही लंबे पीरियड के लिए चला था. अभी क्या है कोल्ड वॉर, उसको हम लोग फ्यूचर मतलब आगे अभी नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं. So let's talk about the event called Cold War. So Cold War was extended from the period of 1945, that is just after the end of the Second World War, to the period 1991. मतलब 46 ईयर तक इन दोनों के कंट्री अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ था कोल्ड वॉर. ओके, तो ये 46 ईयर तक ये वॉर चला था. लेकिन क्या ये एक्चुअल में वॉर था? नहीं. ओके, सो क्या था ये कोल्ड वॉर? ये शॉर्ट में समझते हैं. कोल्ड वॉर मतलब एक्चुअल वॉर कभी अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ ही नहीं, पर ऐसा टेंशन था दोनों कंट्री के बीच में, ऐसा माहौल था दोनों कंट्री, एनवायरनमेंट उन लोग ने ऐसा सेटअप करके रख दिया था अमेरिका और रशिया ने. मतलब उनके बीच में दोस्ती नहीं थी. ओके, इफ़ यू रिमेंबर देन बोथ द कंट्री दैट इज अमेरिका एंड रशिया वेर अलाइज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मतलब दोनों ने साथ में मिलकर एक्सिस पावर को हराया था. बट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों कंट्री के बीच में कुछ तो रिफ्ट, कुछ तो टेंशन हो गया, जिसकी वजह से उन दोनों की बननी कम हो गई. ओके, तो दोनों के कंट्री, जबकि दोनों सुपर पावर थे नेशन पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसा माहौल उन लोग, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी अब वॉर हो सकता है इन दोनों के बीच में. और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे. ओके, तो न्यूक्लियर वेपन्स मीन्स ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कभी एक्चुअल में वॉर हुआ ही नहीं. तो 1945 से 1991 के बीच में जो भी माहौल था कि टेंशन का भरा पूरे वर्ल्ड में कि कभी भी वॉर हो सकता है अमेरिका और रशिया के बीच में, उसको कहते हैं कोल्ड वॉर. ओके, सो द कॉपरेशन बिटवीन देम गेव अवे टू राइवलरी. मतलब जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉपरेट कर रहे थे एक दूसरे को, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बीच में राइवलरी मतलब दुश्मनी हो गई. ओके, देयर वाज नो ओपन वॉर बिटवीन दिस कंट्रीज, बट देयर वाज सच टेंशन इन देयर रिलेशन दैट इट सीम्ड दैट अ वॉर कुड इरप्ट
एनी टाइम, कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी एक्चुअल वॉर अभी तक हुआ ही नहीं पर कभी भी ऐसा लग रहा था कि वॉर हो सकता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर से. अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्चुअल वॉर. Okay, but there are such tension in the circumstances that they may be responsible to cause a war. Okay, so ऐसा हुआ था. In this period अमेरिका was already the superpower और established as the superpower, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन जापान के ऊपर फेंक ही दिया था. ओके, सो इट ऑलरेडी appeared as a superpower and Soviet Union was rising as another superpower in the world. दोनों ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स और अपने मिलिट्री के आर्मी के दम पे एक दूसरे को टेंशन देने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द अमॉन्ग द पावर्स, आर्म्स रेसेस, डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज. दोनों के कंट्री के सोचने के तरीका अलग था, दोनों का पावर अलग था, दोनों अपना आर्म फोर्सेस मिलिट्री पावर दिखाना चाहते थे, एटीट्यूड ऑफ चेक मीटिंग, दोनों को मतलब एक दूसरे को हराना चाहते थे, ठीक है ना. एंड दे यूज मैनी डिफरेंट अदर स्ट्रेटेजीज एंड काउंटर स्ट्रेटेजीज दैट गेव राइज टू कोल्ड वॉर. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जब उन लोग दोनों के अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो बोथ कंट्री नीडेड द एमरजेंस ऑफ मिलिट्री पावर. ठीक है ना, उन लोगों को लगा अब तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होना ही चाहिए. सो बोथ दिस सुपर पावर नेशन स्टार्टेड फॉर्मिंग डिफरेंट अलाइज. उन लोग दूसरे नेशन से बात करने की कोशिश करने लगे और दे स्टार्टेड मेकिंग द अदर नेशन बिलीव कि उन लोग एक दूसरे कंट्री से बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हम दूसरे नेशन को साथ में लाया जाए. ठीक है ना, तो अमेरिका फॉर एग्जांपल अमेरिका दूसरे नेशन से बात करके बोलती थी कि तुम अपनी मिलिट्री मुझे दे दो और तुम्हारे नेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम मेरा है. ठीक है ना, तुम मेरी तरफ से ये कोल्ड वॉर फाइट करो और तुम्हारे नेशन को अगर कुछ भी होगा तो उसको सॉल्व करने का क्राइसिस या सॉल्व करने का जिम्मेदारी मेरी है. ठीक है ना. सो बोथ द नेशन मीन्स अमेरिका और रशिया, दोनों नेशन ने ऐसे बहुत सारी नेशन से बात करने की कोशिश की या बात की और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. ठीक है ना, सबने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका. तो ये नाटो के अंदर 30 नेशन ऐसे थे जिन्होंने मेंबरशिप ली थी. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, कनाडा. ठीक है ना, अलॉन्ग मोस्टली नॉर्थ अमेरिका सब थी इसके अंदर. एंड वहीं पे अगर हम लोग रशिया की बात करें तो रशिया ने वॉर्सो पैक्ट एक साइन किया था, दैट वाज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कमांड ऑफ सोवियत यूनियन. ठीक है ना, वो वॉर्सो पैक्ट के अंदर मोस्टली सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप अलॉन्ग विथ रशिया इसमें थी. फॉर एग्जांपल अल्बेनिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया. ठीक है ना, तो इसको तो कहते थे वॉर्सो पैक्ट. और जो भी अमेरिका ने अपने कंट्री को साथ में लाने की कोशिश की थी, अपने फॉर्म बनाए थे, उन लोग ने ग्रुप बनाए थे, उसको कहते थे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी विल सी अबाउट द बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. बाइपोलराइजेशन मतलब जब वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ गया उसको कहते हैं बाइपोलराइजेशन. सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर तो बहुत सारी नेशन ऐसी थी जिन्होंने या इधर अमेरिका को चुना था या तो रशिया को चुना था. तो इसकी वजह से पूरी वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बढ़ गई थी, या तो दो सुपर पावर ब्लॉक्स में बढ़ गई थी. सो दो सुपर पावर डिवीजन में बढ़ गई थी. ठीक है ना, एंड सच डिवीजन ऑफ द नेशन अमंग द टू ग्रुप्स ऑफ द सुपर पावर इज कॉल्ड एज द बाइपोलराइजेशन. ठीक है ना, और इसकी वजह से कोल्ड वॉर होने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि इसी के साथ साथ सिर्फ अमेरिका और रशिया के बीच में ही होता तो ठीक, इसी के साथ साथ और भी बहुत नेशन एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी. ओके, द स्कोप ऑफ कोल्ड वॉर इंक्रीज ड्यू टू दिस बाइपोलराइजेशन एंड द स्पीयर ऑफ टेंशन इंक्रीजेस. ठीक है ना, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में टेंशन भी होने लग गए थे. सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द आर्म्स रेस. आर्म्स मीन्स आर्म्स एंड एमिनेशन, मतलब बंदूक, पिस्तौल, एमिनेशन, उसके बारे में बात चल रहा है. सो व्हेन द कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, इन द मिडल ऑफ दैट बोथ द नेशन फाउंड आउट दैट देयर इज नीड टू आउटस्मार्ट द अदर. मतलब दोनों नेशन ने सोचा कि हमको एक दूसरे को हराने का है तो हमारे पास हथियार दूसरे नेशन से ज़्यादा होने चाहिए. दे थॉट दैट टू आउटस्मार्ट ईच अदर ऑन अ लार्ज स्केल दे नीड टू हैव मोर आर्म्स एंड एमिनेशन फ्रॉम द अदर. ठीक है ना, सो इसकी वजह से मोर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हर कंट्री प्रोड्यूस करने लग गई, बनाने लग गए, और मोर टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्वायर करनी चालू कर दी फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. ओके, और इसकी वजह से ही उनको रियलाइज़ हुआ, बोथ द नेशन को रियलाइज हुआ, अमेरिका और रशिया को, कि कभी भी अगर आगे जाके हमारे बीच में वॉर होता है तो इसकी वजह से वर्ल्ड में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन वेपन्स ही इतने डिस्ट्रक्टिव और इतने ज़्यादा है कि कभी भी आगे जाके वॉर हुई तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मैस और वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड. द सिनेरियो विल बी सो बैड कि कोई जिंदा ही नहीं रहेगा अगर इन दोनों कंट्री के बीच में वॉर हुआ तो. एंड फॉर द नेसेसिटी टू क्रिएट और टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, दोनों कंट्री ने एफर्ट्स किए दैट
आर्म्स एंड कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब दोनों कंट्री ने ट्रीटी साइन की कि ठीक चलेगा, चलो हम लोग आर्म्स एंड एम्यूनेशन का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे कभी भी आगे जाके वॉर हुआ तो भी. ठीक है ना. सो ये था आर्म्स रेस. एंड आफ्टर दिस क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. तो कोल्ड वॉर चालू ही था. ठीक है. वर्ल्ड वॉर अभी अभी कंट्री पूरे वर्ल्ड ने देखा था, जिसकी वजह से सभी कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़ रही थी. सो मैनी डिफरेंट रीजन स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, मीन्स मैनी डिफरेंट नेशन बिलोंगिंग टू द सेम रीजन स्टार्टेड कमिंग टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है ना. उन्होंने सोचा जब भी सुपर पावर राइवलरी, मतलब ये दो कंट्री के बीच में, नेशन के बीच में फाइट चालू ही है, तो इसकी वजह से क्यों ना they felt the need to have a economic development was far more important than this super power rivalry. ठीक है ना. तो इसकी वजह से बहुत सारे नेशन स्टार्ट में आने लग गए, एक ही रीजन के साथ में आए, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग फॉर द डेवलपमेंट फॉर द होल रीजन. कि एक ही नेशन के बारे में वो नहीं सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि सारे रीजन का डेवलपमेंट साथ में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन नेशन केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वाइल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन पूरे रीजन को कवर किया. ठीक है ना. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज साथ में आए. फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज दैट इन्वॉल्व सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस एक्सेट्रा, वो सब कंट्रीज साथ में आए और उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया एक एसोसिएशन विद द नेम कॉल एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ठीक है ना. एशियन. तो ये सब कंट्री साथ में आए, पूरे रीजन के बारे में सोचा एंड नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल नेशन, और सोचा कि सारे रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए. ठीक है. So next we will learn about the non-alignment. What is this non-alignment? So during the period of Cold War, when the world was becoming bipolar, मतलब या तो अमेरिका के साइड से उन्हें फाइट करना है कोल्ड वॉर में, या तो रशिया के साइड से उन्हें फाइट करना है कोल्ड वॉर में, देयर वर सेव डिफरेंट नेशन. ठीक है ना. बहुत सारी ऐसे भी नेशन थी जिनको दोनों तरफ से फाइट नहीं करना था. ओके. सो द आइडियोलॉजी सपोर्टेड which became by the country which became independent, that they do not want to join the superpower rivalry, that they do not want to fight from any side of the nation, and they want to stay out of this cold war rivalry. Their policy is known as non alignment. ठीक है ना. सो नॉन अलाइनमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, क्योंकि जब सब नेशन एक या दूसरे साइड से फाइट करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो बहुत सारे नेशन पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, ये राइवलरी से बाहर रहने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ दोनों नेशन को समझाने की भी कोशिश कर रहे थे. देयरफॉर दिस मूवमेंट वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन. एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था? द एशियन एंड अफ्रीकन नेशन, जो कि यूरोपियन नेशन के कॉलोनीज भी थे. ठीक है ना. सो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1961. ठीक है ना. द सपोर्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मीन्स दे डू नॉट वांट टू फाइट फॉर एनी ऑफ द सुपर पावर नेशन. दिस आइडियोलॉजी स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था. ओके. ऑफ इंडिया. और इन्हीं के साथ साथ कुछ लोगों ने इनको साथ भी दिया था. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया मार्शल टीटो, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट कमाल अब्दुल नासिर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकार्नो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना डॉक्टर क्वाम्बे नुक्रुमा. ओके. So next we are talking about the evolution of the non-alignment movements. How this evolution, how this movement passed on along with the Cold War that was already happening in the world. So non-alignment movement has always opposed the colonialism. मतलब जो भी यूरोपियन नेशन अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट्स में कॉलोनीज अपने बनाते थे, आके उन लोग बस जाते थे, उसको हमेशा से अपोज किया. इम्पेरियलिज्म मीन्स रूलिंग ऑफ वन नेशन बाय अनदर नेशन, उसको अपोज किया. एंड रेसिज्म मीन्स डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द पीपल, उसको हमेशा से अपोज किया है नॉन अलाइन मूवमेंट में. एंड इट वाज encouraged by the non-aligned movement that any or every international disputes between two different nations of the world can be solved by peaceful manner. ठीक है ना. शांति से भी दो नेशन के बीच के झगड़े को सुलझा सकते हैं. तो दिस non-aligned movement was led by the under the guidance of India, under the guidance of पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है ना. एंड आफ्टर द एंड ऑफ द आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ऑल्सो इंडिया हैज़ कंटिन्यूड टू एक्टिवली सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ दिस नॉन अलाइन मूवमेंट. ठीक है ना. कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी नॉन अलाइनमेंट में इंडिया ने सपोर्ट किया है, और इसका इम्पोर्टेंस, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कम नहीं हुआ है.
कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी, ठीक है ना। तो नॉन अलाइनमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिज्म, ठीक है, इंसानियत, दया भाव के प्रिंसिपल्स पे बेस है। ग्लोबल पीस मतलब शांति, एंड इक्वेलिटी, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। इट हैज़ इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्री टू कम टुगेदर, मतलब जो भी कंट्री कम डेवलप्ड है ऑन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और ऑन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री और द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अगर वो कम डेवलप्ड है तो भी उनको साथ में आने का, इक्वली बैठने का इक्वल राइट्स है, ठीक है ना। इट हैज़ एनकरेज, ऑफकोर्स हमने भी पहले भी पढ़ा, एनकरेज दैट एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन इंटरनेशनल कंट्री शुड बी सॉल्व बाय पीसफुल मैनर विदाउट टेकिंग और विदाउट using any arms and ammunition. Therefore, non-aligned movement has always supported that always supported disarmament. मतलब no arms or ammunition should be used while solving the dispute between the nation. फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। नॉन अलाइन मूवमेंट पुट फोर्थ द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट ने हमेशा से जो भी कंट्री पुअर रही है, वीक रही है इन एनी ऑफ द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, उसका हमेशा से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है हमेशा से आगे रखा है। ओके, सो अलॉन्ग विद दिस दे फॉर्म द न्यू मूवमेंट मेड अ डिमांड, ओके, जिसका नाम उन्होंने रखा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का डिमांड पुट फॉरवर्ड करता था। सो व्हेन वी समराइज दिस non-aligned movement, we can say that non-aligned movement has the significance or the importance of non-alignment movement did not reduce even after the end of the Cold War, ठीक है ना। मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमेशा से इम्पॉर्टेंट ही रहा है कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी, एंड इट हैज़ पुट फॉरवर्ड और इट हैज़ इंस्पायर्ड मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना, कि तुम लोग साथ में आओ, जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, और साथ में आओ और अपने पुट फॉरवर्ड करो। इट ब्रॉट सेवरल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज सोशल, ठीक है ना। सोसाइटी में और इकोनॉमी के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए इसी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। इट हैज़ गिवन कॉन्फिडेंस टू लिव विथ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, तो ये था अबाउट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड द कोल्ड वॉर एंडेड, और उसके बाद क्या हुआ। सो वी हैव सीन दैट कोल्ड वॉर लास्टेड फ्रॉम द ईयर 1945 टू द ईयर 1991, मीन्स लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय कोल्ड वॉर, ठीक है ना। तो क्या हुआ, व्हाट वाज द रीज़न दैट द कोल्ड वॉर एंडेड। देयर वर मैनी रीज़न फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, कि सोवियत यूनियन ने अपना इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉर ऑल डिफरेंट नेशन। मतलब इसके पहले क्या था, कोल्ड वॉर के पहले सोवियत यूनियन वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मतलब उस नेशन के अंदर और कोई भी दूसरी कंट्री या दूसरे कंपनी जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपनी कंपनी खोल नहीं सकती, ठीक है ना, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब वो नेशन अपने में ही खुश है, किसी और को वहाँ जाके अपना बिजनेस करने की या अपने कंपनी ओपन करने की या इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त, दैट इज़ परमिशन नहीं है। तो बिफोर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर रशिया वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। आफ्टर द end of the Cold War, Russia opened its economy that any country can come and invest or can open up their in cooperation, ठीक है ना। द देन प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन दैट इज़ मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट की। फर्स्ट थे पेरिस्ट्रोइका, दैट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग, और सेकंड था ग्लासनोस्ट, दैट इज़ ओपननेस। मतलब उन्होंने अपने इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्फीयर्स को, मतलब ये दोनों फील्ड को पहले तो उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया, सेकंड अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को उन्होंने ओपन भी किया। मीन्स डिफरेंट नेशन आ सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं रशिया या सोवियत यूनियन में। Okay, so these were the important changes that took place in the political and economic spheres of the Soviet Union. ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मीन्स देयर वर मैनी ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट वर इन्फ्लुएंस अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब उन लोग भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। सो व्हेन रशिया और व्हेन सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसीज ऑफ कैपिटलिस्ट, मतलब जब उन्होंने अपने इकोनॉमी खोल दिया और दूसरे नेशन को अलाउ कर दिया कि आके तुम मेरे नेशन में बिजनेस कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे ही इससे ही इन्फ्लुएंस होकर मैंने डिफरेंट ईस्ट यूरोपियन कंट्री भी इसको फॉलो करने लग गए। ओके, एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। इफ़ यू रिमेंबर, सोवियत यूनियन में सिर्फ रशिया ही नहीं थी, बहुत डिफरेंट नेशन थे जो रशिया के नाम से जानते थे। सो व्हेन कोल्ड वॉर एंडेड, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब उसको तोड़ दिया गया और उसमें से और नए नए कंट्री को बनाए गए, ठीक है ना। जिसमें से एक था सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद रशिया, विच इज़ नाउ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसी के साथ साथ सोवियत यूनियन से और भी नए कंट्री बने। फॉर एग्जाम्पल अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। तो ये सब कंट्री ऐसे छोटे छोटे सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने के बाद बने थे।
सो वी विल लुक एट द पोस्ट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड में कौन से मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस हुए उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वी अंडरस्टूड दैट कोल्ड वॉर एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, दैट इज सोवियत यूनियन वाज fallen down and many different nations was formed with the disintegration of Soviet Union, for example Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, ठीक है ना। एंड मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर, फर्स्ट इज अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब जैसे कि हम लोग ने देखा रशिया ने मतलब एक तरह से रेडी थी झुकने को, हार मानने को तैयार थी। सो अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड उस टाइम पे। आज के टाइम पे देखा जाएंगे तो रशिया एक सुपर पावर नेशन है। ओके, द कंडीसिव एटमॉस्फेयर मतलब उस वक्त सराउंडिंग एटमॉस्फेयर वर्ल्ड में माहौल ऐसा था कि अब हर नेशन को ट्रेड और इकोनॉमिक के फील्ड में आगे बढ़ना था। ऑल द नेशन वांटेड टू एक्सीड, ऑल द नेशन वांटेड टू डेवलप इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज ऑफ दैट ऑफ ट्रेड। तो उसकी वजह से कैपिटल यानी कि पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा था। कैसे? एक कंट्री दूसरे कंट्री में अब सब इन्वेस्ट करने लग गए थे। ओके, लेबर मतलब एक कंट्री से काम करने के लिए आदमी बाहर कंट्री में जाता था काम करने के लिए। मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कंट्री के बीच में चालू हो गया था। इन्फॉर्मेशन, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप सो मच कि इन्फॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे थे। सो ऑल दिस कैपिटल, लेबर, मार्केट एंड इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। आइडियाज़ एक से दूसरे दिमाग में जा रहे थे, मीन्स दे वे स्प्रेडिंग फ्रीली। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस अब कोई भी कंट्री को ऑल द नेशन डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू द ट्रेड रिलेशन, मतलब अब सभी कंट्री को एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत थी। अब किसी भी नेशन को एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब फाइट करने की, वॉर करने की ज़रूरत अभी उनके सामने नहीं थी। दे ऑल वांटेड टू मेंटेन और एस्टेब्लिश अ ट्रेड रिलेशन विथ ईच अनदर, ठीक है ना। सो ऑल ऑफ देम वांटेड टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन। तो उन लोग ने आइडिया किया, द आइडिया ऑफ गिविंग एड टू अदर नेशन फेल बिहाइंड। एड मतलब क्या होता है? एड मतलब हेल्प, ठीक है ना। तो पहले के टाइम पे कैसा होता था, एक नेशन दूसरे कंट्री को हेल्प देते थे पैसों का, इकोनॉमिक टर्म्स में, और ऐसा माना जाता था वो तो एहसान कर रहे, अरे ले तेरे को मैं इतने रुपए का एहसान करता हूँ। फॉर एग्जांपल लोन दे रहे हैं तो उसको एड कहते थे। लेकिन अब एड देने की सिस्टम खत्म हो गई। अब कंट्री बोलती, जो वीक कंट्री भी है वो बोलती मैं तुम्हें ये सामान देने को तैयार हूँ, उसके बदले तुम मुझे पैसा दो। ओके, सो एड जो हेल्प देते थे कंट्री, अब वो आइडिया पीछे गिर गया है, ठीक है ना। नाउ द आइडिया ऑफ गिविंग एड टू अदर नेशन हैज फॉलन बिहाइंड। ओके, एफर्ट्स बिगेन दैट एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशन को अब एफर्ट्स दे रहे कि और बढ़ाया जाए। मतलब अब नेशन बोलते हैं कि अब मुझे सिर्फ पैसा फ्री का नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए तुमसे, मैं ये सामान देने को तैयार हूँ, उसके बदले तुम मुझे पैसा दो। ओके, अब हम लोग इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन करेंगे। और इसी के साथ साथ देयर वाज अ टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द नेशन, अनदर नेशन जो कि हम लोग से डिफरेंट फील्ड में कॉम्पीट करती थी। तो पहले जो नेशन हम लोग से कॉम्पीट करती थी उसको हम लोग वर्ड देते थे एनिमी नेशन। तो दैट वर्ड इज नाउ डिस्प्लेस टू राइवल नेशन। पहले एनिमी मतलब वो हमारा दुश्मन है, तो अब दुश्मन नहीं, अब वो हमारा कॉम्पिटिटर है जो हमसे कॉम्पीट कर रहा है, फाइट कर रहा है, लेकिन दुश्मन नहीं है। तो ये वर्ड चेंज हो गया, एनिमी नेशन के बदले अब हम लोग राइवल नेशन बोलते हैं। ओके, after that, when the World War II ended, there was a new organization that was established by many different nations coming together. It was named as United Nations. ठीक है ना? The main responsibility of maintaining the world peace was on the hands of United Nations. So United Nations had to become more concrete, or steps have been taken by the United Nations to maintain the global peace and security. Okay, and after that, it was the need to maintain the environmental protection in the world. Human rights should be protected. There should be gender equality as well as natural calamity should be managed, ठीक है ना। तो ये सब मैनेज करने की, ये सब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। So now we will understand what is globalization. Okay, so we understood at the end of the Cold War, after the end of the Cold War, trade and economic relation among the different nations of the world started gaining or started increasing. मतलब every nation wanted to establish trade relations with each other nation. Okay, so as mentioned before, as we have studied earlier, that is in the post Cold War world, कि हम लोग ने पढ़ा था कि कैपिटल, लेबर, मार्केट, इंफॉर्मेशन ऑल स्टार्टेड सर्कुलेटिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये सब घूमने लगे, सबको मिलने लगे, आइडिया स्टार्टेड फ्लोटिंग फ्रीली अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट आए, टेक्नोलॉजी आगे बनती गई। ओके, इंफॉर्मेशन में बहुत सारे चेंजेस आए, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, द बाउंड्रीज बिटवीन द नेशन डिड नॉट रिमेन एज सैंक्रोसैंक्ट। सैंक्रोसैंक्ट मतलब इंपॉर्टेंट। ओके, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैंक्रोसैंक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो अब बाउंड्रीज कंट्री के, नेशन के जो भी थे वो एक नाम के लिए ले गए थे, इतने नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कंट्री से
दूसरे कंट्री में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ओके। बहुत सारे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। तो अब बाउंड्रीज का बहुत कम वैल्यू रह गया था, बिकॉज people started migrating, people started moving from one country to different nation. Okay, so boundaries did not remain as synchronized as it was before. All this process जो कि ideas travel कर रहे हैं, labor, capital, market, information, technology develop हो रहा है, all this process in together is called as globalization. So along with the it is said that every coin has two sides. So globalization has both the benefit as well as it has causes loss, ठीक है ना। इसने कुछ तो लॉसेस भी हमको दिए। फॉर एग्जांपल इट इज़ अगर हम लोग बेनिफिट की बात करें तो डिफरेंट, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट कंट्री इज एबल टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ लिंकेजेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। उनकी वजह से ही बहुत सारे ट्रेड इंक्रीज हो रहे हैं, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हैव बिकम अवेलेबल इजीली इन द मार्केट, ठीक है ना। ये थे कुछ बेनिफिट्स, बट एट द सेम टाइम इट इज सेड दैट रिच और पुअर का जो भी गैप था नेशन में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो अभी तक कम हुआ ही नहीं है। रिच अभी भी रिच कंट्री बनते जा रहे हैं और पुअर अभी भी पुअर कंट्री ही रह रहे हैं। तो उन दोनों के गैप को कम अभी भी माना नहीं जा रहा है और उन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चलते जा रही है। So with this we have ended this chapter. Let's conclude this chapter. In this chapter we understood about the World War One, World War Two, after the events that happened after the World War Two, that is Cold War, ठीक है ना। कोल्ड वॉर के बारे में जमा व्हाट हैपेंड आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम लोग ने पढ़ा कैसे पीपल स्टार्टेड आर्म्स रेस एफर्ट्स ऑफ डिसआर्ममेंट, मतलब आर्म्स और एमिनेशन को कम यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड, we shall study about the India's foreign policy, how India manages its relations with the foreign nation. Okay, thank you very much.